नमस्कार, मैं प्रियदर्शन कुमार। सिविल सर्विस स्पोर्ट चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र टॉपिक को मैं 2 पार्ट्स में बांटकर इसे समाप्त करूंगा। लेकिन मैंने देखा कि अगर इसे 2 पार्ट्स में अगर बांटकर ख़त्म किया जाए तो इससे यह होगा कि एक तो कुछ डायमेंशंस छूट जाएंगे और दूसरी बात यह कि वीडियो भी जो है अगर हम कोशिश भी करें सबको पकड़ने की तो वीडियो जो है वह बहुत लंबी हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी बोर पैदा करेगा देखने में। तो मैंने बेहतर समझा कि इसे क्यों न 3 पार्ट्स में बांट दिया जाए। तो मैंने इसे 3 पार्ट्स में बांट दिया और पार्ट 1 और पार्ट 2 पर मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं इसी टॉपिक के भाग 3 पर चर्चा करूँगा और इस टॉपिक के भाग 3 में मैं मुख्य रूप से 2 डायमेंशंस पर चर्चा करूँगा। वह है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और हमारा दूसरा डायमेंशन है दादर नागर हवेली और दमन दीव अधिनियम 2019। देखें कि यह जो दोनों डायमेंशन है वह हमारे लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि एक तो यह करेंट है और दूसरी चीज़ यह है कि मतलब जम्मू कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ा जो है विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो है असंतोष भी व्यक्त किया गया इसके निर्माण को लेकर, ठीक है। और यह जो जम्मू कश्मीर जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मुद्दा भी है, जो पहले तक कहा जाता था कि यह इंटरनेशनल नहीं है लेकिन अब वो हो चुका है। तो यह जो है मुख्य परीक्षा और प्री दोनों ही दृष्टि से जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है और दोनों में ही इससे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे और अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे। इसलिए इन दोनों डायमेंशंस पर जो है मैंने अलग से और विस्तार से चर्चा करने के लिए सोचा, विचार किया। तो चलिए अब हम दोनों डायमेंशंस पर चर्चा शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, हम इस पर चर्चा शुरू करें इससे पहले कि मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ कि देखें कि जब से जम्मू कश्मीर का भारत संघ के साथ विलय हुआ उस समय भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर को उपहार स्वरूप कुछ स्वायत्तता दी गई थी। और वह स्वायत्तता क्या था? तो इसका जो है अलग अपना फ्लैग होगा और इसका जो है भारत संघ से अलग इसका एक अपना संविधान होगा, ठीक है। और यही कारण था कि भारत संघ पर जो है एक आरोप भी लगा कि कहा जाता है कि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वह एक अपवाद के रूप में हमारे सामने मौजूद था। अब देखें कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा इस अपवाद को भी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। देखें कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खंड 1 और अनुच्छेद 35A को हटाकर इसकी स्वायत्तता को ख़त्म कर दिया गया। जो स्वायत्तता मिला हुआ था भारत सरकार की ओर से उस स्वायत्तता को जो है पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया। साथ ही एक काम और किया गया, वह यह था कि पहले जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिला हुआ था उस राज्य के दर्जे को भी क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को विभाजित करके
2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। और यह कानून जो है कब से प्रभावी हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019 के मध्य रात्रि से यह कानून प्रभावी रूप में सामने आ गया। अब देखें कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या बदला है। अब पॉइंट बाय पॉइंट इसे देखें, क्योंकि हो सकता है कि अगर इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप जो है पॉइंट वाइज अगर पढ़े रहेंगे तो इसका यूज कर सकते हैं, सही तरीके से कुछ प्रश्नों को रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो पहला देखें कि इसका पॉइंट है बदलाव के रूप में कि अनुच्छेद 370 के खंड 1 हटने के बाद वे सभी प्रावधान जो स्वायत्तता दी गई थी उसके संदर्भ में है कि वे सभी प्रावधान समाप्त हो गए जो जम्मू कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान देते थे, जिसकी चर्चा मैंने थोड़ी देर पहले भी की। अब तक जम्मू कश्मीर में राज्यपाल था, जैसे अन्य राज्यों में होता है, ठीक उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी क्या था, राज्यपाल था। लेकिन इस कानून के बनने के बाद जो है दो केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ और दोनों केंद्र शासित प्रदेश में क्या है, उपराज्यपाल आ गया। जो पहले राज्य में राज्यपाल था अब उसको ख़त्म करके उपराज्यपाल की जो है वह नियुक्ति की गई। और जम्मू कश्मीर के लिए गिरीश मुर्मू को और लद्दाख के लिए राधा कृष्ण माथुर को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। दूसरा बदलाव देखें कि अब तक सिर्फ यहाँ के अस्थायी निवासियों को ही ज़मीन खरीदने एवं सरकारी नौकरियों में जाने का प्रावधान था या फिर जाने का अधिकार था। क्योंकि 35A के तहत यह प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर में जो है बाहरी लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते, साथ ही वहाँ के सरकारी नौकरियों में जो है बाहरी लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा या उनके सरकारी नौकरी में जाने का प्रावधान नहीं किया गया। लेकिन इस कानून के बाद जो है 35A को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसके समाप्त होने से क्या है, कम से कम जो है ज़मीन से रिलेटेड जो है 7 कानूनों में बदलाव होगा। इसका तीसरा जो है बदलाव वह यह है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के तहत लद्दाख में जो है चंडीगढ़ की तरह केंद्र शासित प्रदेश होगा, जहां विधानसभा नहीं होगा, क्योंकि चंडीगढ़ में भी विधानसभा नहीं है और लद्दाख में भी विधानसभा नहीं होगा। जबकि दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर का अपना एक विधानसभा होगा। अब चौथा बदलाव देखें कि जम्मू कश्मीर पहले द्विसदनीय था, जहां विधान परिषद और विधानसभा दोनों थे। लेकिन अब क्या हो गया, तो अब जो है विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। हालांकि राज्य से चुनकर आने वाले लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखें इसका जो है 5वां बदलाव क्या है। तो 5वां देखें कि जम्मू कश्मीर से लोकसभा में 5 सदस्य जाते थे और लद्दाख से 1 सदस्य, जबकि राज्यसभा से पहले की तरह अब भी कितने सदस्य जाएंगे चुनकर, 4 सदस्य।
फिर से सुने कि जम्मू कश्मीर से लोकसभा में 5 सदस्य और लद्दाख से 1 सदस्य चुनकर जाएंगे, जबकि राज्यसभा से पहले की तरह क्या है 4 सदस्य चुनकर जाएंगे। छठा देखें बदलाव कि विधानसभा का कार्यकाल जो 6 वर्ष का था, जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल जो था वह कितने वर्षों का था, तो 6 वर्षों का था, जिसे अब घटाकर जो है अन्य राज्यों की तरह 5 साल का कर दिया गया। ठीक है। अब अगला जो बदलाव है वह यह है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति के साथ साथ अनुसूचित जनजाति के लिए भी जो सीट है वह निर्धारित होगी। यह भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अगला बदलाव देखें कि पहले कैबिनेट में 24 मंत्री बनाए जा सकते थे, लेकिन अब दूसरे राज्यों की तरह जो है कुल सदस्य संख्या के 10% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसको प्री में पूछा जा सकता है। आगे देखें कि एक बड़ा बदलाव जो था वह यह भी था कि चुनाव आयोग के द्वारा राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें ये आबादी के साथ साथ भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक बिंदुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा परिसीमन के दौरान। आगे है कि जम्मू कश्मीर में अब तक 87 सीटों पर चुनाव होते थे, जिनमें से लद्दाख के लिए 4 सीट निर्धारित थी और 46 सीट जो है वह कश्मीर के लिए और 37 सीट्स जो है वह जम्मू कश्मीर के लिए निर्धारित थी। लेकिन अब जो है लद्दाख के हट जाने के बाद, अलग हो जाने के बाद, अब जम्मू कश्मीर में जो है वह 83 सीटें बची हैं, जिनमें अभी परिसीमन होना बाकी है। हो सकता है कि कुछ सीटें और बढ़ जाएं। आगे है कि 2 संघ शासित प्रदेशों का अभी जो है एक ही उच्च न्यायालय होगा। 2 संघ शासित प्रदेशों मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो है एक ही हाई कोर्ट होगा। हालांकि दोनों राज्यों के जो हैं अलग अलग एडवोकेट जनरल होंगे। हाई कोर्ट एक ही होगा, लेकिन एडवोकेट जनरल जो होंगे वह दोनों राज्यों के लिए अलग अलग होंगे। इसके साथ ही देखें कि सरकारी कर्मचारियों को इस बात की छूट होगी कि वह दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी एक को चुन सकता है अपनी सहूलियत के हिसाब से। अगला है स्वायत्तता खत्म होने से अब तक केंद्र में स्वायत्तता जो है ख़त्म होने से अब तक केंद्र के 106 कानून जो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, अब क्या है, अब वह 106 कानून जो है जम्मू कश्मीर पर लागू हो पाएंगे। ठीक है। और इसमें जो है केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ केंद्रीय मानवाधिकार आयोग का कानून, सूचना के अधिकार का कानून, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान पहुंचाने से रोकने वाला कानून शामिल है, जो अब अभी तक जो है जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। अब ये सारे कानून जो हैं जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे। आगे देखें कि राज्य पुनर्गठन कानून के तहत जम्मू कश्मीर के लगभग ऐसे 153 कानून ख़त्म हो जाएंगे जिन्हें राज्य सरकार के स्तर पर बनाया गया था। ठीक है। और वह जो कानून है कहीं न कहीं उसकी स्वायत्तता को इंडिकेट करता है, लेकिन अब जो है उसे ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि 166
कानून जो हैं अब भी लागू होंगे। हालांकि 166 कानून अब भी दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होंगे। तो लाजमी है कि ये वही 166 कानून होंगे जो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जिस पर कानून बनाने का अधिकार होता है। तो ये था कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, उस पुनर्गठन से संबंधित जो भी जम्मू कश्मीर में बदलाव हुए उन बदलावों पर चर्चा थी। अब हम शुरू करते हैं दूसरा डायमेंशन, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश विलय अधिनियम 2019। तो देखें कि दो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव जो पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, अब दोनों को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया गया। किस विधेयक के द्वारा? तो दादर नगर हवेली तथा दमन दीव विलय अधिनियम 2019 के तहत। और यह जो है विलय संबंधी कानून जो है वह कब पारित किया गया संसद के द्वारा? तो 3 दिसंबर 2019 को, ध्यान में रखेंगे डेट, 3 दिसंबर 2019 को विलय संबंधी विधेयक जो है संसद के द्वारा पारित कर दिया गया। और इसे जो है प्रभावी कब बनाया गया? तो 26 जनवरी 2020 को यह प्रभावी हुआ। दोनों ही डेट आप याद रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। देखें कि हालांकि इस कानून को लेकर विपक्ष के द्वारा जो है विरोध भी किया गया और कहा गया कि यह जो है एक असंवैधानिक कानून है, ठीक है। लेकिन देखें कि संविधान का जो है अनुच्छेद 3A वह संसद को इतनी शक्ति देता है कि वह जो है दो क्षेत्रों को आपस में विलय कर सके। आर्टिकल 3A संसद को इतनी शक्ति देता है कि वह जो है दो क्षेत्रों को आपस में विलय कर सकता है। और संविधान का अनुच्छेद 42 इस प्रक्रिया के द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। यह जो विलय किया गया है, इस विलय के लिए जो है संविधान का जो 368 प्रावधान है, संशोधन प्रावधान, वह इस पर लागू नहीं होगा। अब देखें कि विलय से पूर्व जो था दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ थी? तो सिलवासा थी। तथा इसके कितने ज़िले थे यह भी पूछा जा सकता है। इसमें 2 ज़िले हैं, जबकि दमन और दीव की राजधानी दमन थी तथा यह केवल एक ज़िला था। तो इन दोनों का जो है एक प्रकार से कहें कि अस्तित्व जो है वह ख़त्म कर दिया गया। अब देखें कि विलय के बाद इसकी संयुक्त राजधानी क्या हो गई? तो इसकी संयुक्त राजधानी जो है वह दमन है, ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई। एकदम ध्यान में रखें, क्योंकि अक्सर जो है किसी से पूछा जाता है या नॉर्मली हम भी पूछते हैं किसी से, तो कहा जाता है कि कुल 28 स्टेट्स और 9 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। लेकिन यह गलत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के 3 महीना बाद ही जो है यह दादर नागर हवेली एवं दमन दीव विलय अधिनियम 2019 पारित होता है। और इसके तहत जो है एक केंद्र शासित
प्रदेश की संख्या जो है वह घट जाती है। अब देखें कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विलय का क्या कारण था, किस लिए किया गया, सरकार की तरफ से जो है इसके लिए क्या लॉजिक दिया गया है। तो वह है कि पहला कि विलय से प्रशासनिक खर्च में जो है वह क्या होगा, कमी आएगी। पहला जो कारण बताया गया कि इन दोनों के विलय से प्रशासनिक खर्च में कमी आएगी, इसको भी ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप सही से अगर सारा पॉइंट पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन को बना पाएंगे। दूसरा है कि दोनों प्रदेशों के लिए अब अलग अलग बजट नहीं बनाना पड़ेगा। पहले दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है अलग अलग बजट बनाया जाता था। अब तीसरा जो है सरकारी नीतियों एवं योजनाओं का बेहतर तरीके से निगरानी संभव हो पाएगा, यह भी तर्क दिया गया। चौथा है कि विलय से जो है प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा और यह जो है और भी मजबूत होगा। और आगे कहा गया है कि इससे जो है विकास की गति क्या होगी, तीव्र होगी। ठीक है, आगे कहा गया कि प्रशासनिक अधिकारियों के कैडर का बेहतर प्रबंधन हो पाएगा। और सातवां कारण जो है वह यह है कि इससे नागरिक सेवाएं बेहतर ढंग से बहाल हो पाएंगी। और एक अंतिम जो कारण है वह यह है कि दोनों प्रदेशों के लिए संयुक्त रूप से एक ही उच्च न्यायालय होगा, वह होगा बम्बई। जबकि इससे पहले देखें कि दादर और नगर हवेली के लिए जो है उच्च न्यायालय वह बम्बई उच्च न्यायालय था, जबकि दमन और दीव के लिए जो न्यायालय था वह गुजरात न्यायालय था। ठीक है, गुजरात में जो उच्च न्यायालय है वो दमन और दीव के लिए था। क्योंकि दादरा और नगर हवेली जो है वह महाराष्ट्र से सटा हुआ केंद्र शासित प्रदेश था, जबकि दमन और दीव जो है वह गुजरात से सटा हुआ केंद्र शासित प्रदेश था। इसके अलावा थोड़ा सा और जान लें, क्योंकि इसकी विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं कि दादर और नागर हवेली का क्या महत्व। अगर ज्योग्राफिकल दृष्टि से थोड़ा सा देखें तो यहाँ जो है रेनफॉल बारिश जो है सालाना बारिश 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश यहाँ होती है। और यही कारण है कि इसे जो है ये दक्षिण भारत का चेरापूंजी राज्य भी कहा जाता है। और दादर और नागर हवेली का जो है पहले बता ही चुके हैं कि इसकी राजधानी जो है वह सिलवासा थी और दमन और दीव की राजधानी दमन थी। इसके अलावा देखें कि यहाँ की जो जनजाति थी, हो सकता है प्री में जनजाति के बारे में भी पूछ दिया जाए, तो याद रखें कि दादरा और नगर हवेली के जो जनजाति हैं वह है कोंकण, वर्ली, कोली, डोडिया, डुबला, उसके बाद है नेकरा, डबलास। ये सब जो हैं दादर और नगर हवेली के जो हैं वह जनजातियां हैं। अब देखें दमन दीव जो है, दमन दीव की क्या खूबी है, तो यहाँ एक दमन गंगा नदी है जो कि ये एक पवित्र नदी मानी जाती है। इसके अलावे जो है दमन और दीव में दो बीच हैं, प्रसिद्ध बीच हैं। कौन कौन सा, तो एक है देविका बीच और दूसरा है जैमपोरे बीच। यह 2 बीच जो है पूछा जा सकता है कि ये दोनों बीच कहाँ हैं, तो क्या बोलेंगे, दमन और दीव में। और यह दोनों प्रसिद्ध बीच हैं, दोनों को याद रखेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे कि दमन जो है गुजरात का वलसाड जिला से सटा हुआ क्षेत्र है,
जबकि ये दीव जो है वह जूनागढ़ से सटा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, यह भी ध्यान रखेंगे कि पूछा जा सकता है कि दीव जो है या दमन जो है किससे, गुजरात के किस ज़िले को जो है वह टच करता है, किसके साथ इसकी सीमा है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो मित्रों इसी के साथ जो है अब हमारा जो टॉपिक है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र वह आज समाप्त होता है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो है इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं और जिन प्रश्नों के परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं जो हैं वह प्रबल हैं, उन प्रश्नों का जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा और वह जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और उससे जो है 100% गारंटी के साथ उससे कम से कम प्री में जो है जो भी स्टेट, चाहे बिहार हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, सभी में इनसे अनिवार्य रूप से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा जो डिस्कशन होगा, क्वेश्चन डिस्कशन, वह होगा संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र पर डिस्कशन। तो अनिवार्य रूप से नेक्स्ट वीडियो को भी देखें और इसे भी देखें। और इसी के साथ जो है अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, ताकि उन दिक्कतों को जो है ये कम करने या उसे ख़त्म करने की जहाँ तक संभव हो कोशिश की जाएगी। तो हमसे और हमारे चैनल सिविल सर्विस स्पोर्ट्स से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल सिविल सर्विस स्पोर्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं बेल आइकन का बटन है जिसे दबाएं, ताकि आगे आने वाली जो सूचनाएं हैं वह सूचनाएं आप तक पहुंच सके। इसी के साथ हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।